दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नागमती का वियोग वर्णन। दोस्तों नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य के अंतर्गत वियोग और विरह वर्णन की अमूल्य निधि मानी जाती है और यह वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के अंतर्गत आया है। पद्मावत एक प्रकार से प्रेम और विरह का काव्य है। राजा रतन सेन जब रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए नागमती को छोड़कर चला जाता है तो नागमती पति के विरह और वियोग में व्याकुल होकर तड़पने लगती है। उसके जीवन का एकमात्र आधार व अवलंब उसका पति है, जिसके अभाव में उसका जीवन निष्प्राण हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नागमती के वियोग वर्णन को पद्मावत का सबसे सशक्त पक्ष मानते हैं। उनका मानना है कि नागमती रानी है, लेकिन विरह में वह अपना रानीपन भूल जाती है और एक साधारण स्त्री की तरह आचरण करने लगती है। उसके विरह की तीव्रता इतनी अधिक है कि पशु पक्षी फूल लता के साथ पूरी प्रकृति उसके विरह में शामिल हो जाती है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक नागमती का वियोग वर्णन, पद्मावत के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी, जिसे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है। इसका यह वीडियो आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों जायसी कृत पद्मावत एक श्रेष्ठ प्रेम काव्य है, जिसमें प्रेम के विरह अथवा विरह पक्ष की महत्ता स्थापित की गई है। पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में रचित एक श्रेष्ठ प्रेम काव्य है, जिसमें न केवल प्रेम बल्कि विरह अथवा वियोग पक्ष की महत्ता स्थापित की गई है। इसके अंतर्गत नागमती का वियोग वर्णन एक विशेष प्रसंग है। पद्मावती महाकाव्य जो है पद्मावत, उसके अंतर्गत नागमती का वियोग वर्णन एक विशेष प्रसंग है, जिसे हिंदी साहित्य में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय रचना है, जिसमें विवाहिता स्त्री का अपने पति को खोने का अत्यंत मार्मिक भाव व्यक्त हुआ है, जो पूरी तरह से भारतीय परंपरा के अनुकूल है। दोस्तों नागमती वियोग वर्णन का कारुणिक प्रसंग पद्मावती और रतन सेन के प्रेम प्रसंग के अंतर्गत समाहित है। हीरामन सुग्गे से रानी पद्मावती की सुंदरता की प्रशंसा सुनकर रतन सेन रानी नागमती को छोड़कर सिंघल द्वीप चले जाते हैं। उनकी याद में नागमती व्याकुल और विरह संतप्त हो जाती हैं। नागमती रानी है, लेकिन वह एक साधारण स्त्री की भांति रोने लगती हैं। वह बाग में पेड़ों के नीचे रात भर रोती फिरती हैं। उनके सामने कोई भी पशु पक्षी पेड़ फूल लता जो भी कुछ सामने आता है उससे अपना दुखड़ा सुनाती हैं। वह सब पशु पक्षियों में सहानुभूति व्यक्त करते हुए अपने पति को संदेश देने के लिए कहती हैं। वे कहती हैं कि प्यू से कहे संदेशरा, हे भंवरा हे काग, सो धन बिरहे जर मोई, तेहिक धुआं हम लाग। नागमती का विलाप और करुण क्रंदन इतना मार्मिक है कि उसके विलाप से उसके बगीचे में उदासी बरस रही थी। पेड़ पौधे सब सूख रहे थे। उसके रोने से पशु पक्षियों की नींद हराम हो गई है। उसके रोने के कारण जब एक पक्षी पूछता है तो नागमती उसे अपनी कथा बताती है, तो वह उसका संदेश ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। पद्मावती के लिए उसका संदेश बहुत मर्मस्पर्शी है, जो एक नारी के अंतर्मन की वेदना को परिलक्षित करता है। वह कहती है कि पद्मावती सो कहे विहंगम, कंत लोभाई रही करि संगम, तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मोह कह हिये दुंद दुख पूरा। इसी प्रकार वह कहती है कि हमहु बियाहि संग ओहि पियू, आपू ही पाई जान पर जीव। रानी नागमती वियोग, जो रानी नागमती का वियोग है, वह ऐसे विवाहिता नारी का विरह है जो अपने पति को अपना सर्वस्व मानती है। उसका आधार ही और उसका अवलंब उसका पति है। वह पति के मंगल की कामना करने वाली है और अपने सुख दुख की उपेक्षा करके पति के सुख में ही अपने सुख को शामिल मानती है। वह अपने पति पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए कहती है कि यह तन जारों छार के, कहों कि पवन उड़ाए, मकुते ही मारग उड़ पड़े, कंत धरे जह पाऊँ। यानी वह अपने तन को जलाकर राख कर देना चाहती है ताकि और उस मार्ग पर पड़ जाना चाहती है जिस रास्ते से उसके पति आने वाले हैं। नागमती का वियोग वर्णन ऐसे समय का चित्रण है जिसे मध्यकाल कहा जाता है। मध्यकाल की स्थिति नारियों के हिसाब से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती थी। इस काल में स्त्रियों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। उन्हें किसी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं थी। उनको मात्र उपभोग की वस्तु समझा जाता था। ऐसे समय में नागमती का चित्रण एक नारी की अस्मिता तथा उसके अधिकारों के लिए संघर्ष को दर्शाता है।
यह कवि जायसी की अपार सहृदयता का परिचायक है कि ऐसे समय में जब स्त्री को बोलने तक की आज़ादी नहीं है, उस समय में उन्होंने एक परित्यक्ता स्त्री की आवाज़ को मुखर अभिव्यक्ति प्रदान की है। रानी नागमती के प्रेम में इतना बल है कि रतन सेन को वापस आना पड़ता है और इस प्रकार नागमती मध्यकालीन सामंती समाज में एक ऐसे स्वाभिमानी स्त्री की प्रतीक बन जाती है जो अपने हक के लिए सब कुछ करने को या सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो जाती है। नागमती का विरह वर्णन अत्यंत ही हृदय स्पर्शी है। कविता की पहचान उसके मार्मिक तत्वों के आधार पर की जाती है। पद्मावत में नागमती का विरह वर्णन ही इस काव्य की मर्मस्थली है। विरह की अनुभूति यहाँ इतनी अधिक सघन है कि नागमती जैसी रूपगर्विता नारी वन वन बिलखती है। उसके अहंकार का विगलन हो गया है। उसकी भावना इतनी व्यापक हो गई है कि उसमें जड़ चेतन का भाव समाप्त हो गया है और पूरी प्रकृति उसके साथ उसके विरह ताप में जल रही है। नागमती एक रानी है, परंतु विरह की दशा में वह अपना रानीपन भूल जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण विरह वर्णन है और बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि नागमती यद्यपि एक रानी है, लेकिन विरह की दशा में वह अपना रानीपन भूल जाती है। उनका स्वरूप एक साधारण स्त्री का हो जाता है। प्रेम और विरह नितांत वैयक्तिक भावना है, लेकिन रानी के विलाप में सारा चित्तौड़ शामिल हो जाता है। वैयक्तिक भावना सार्वजनिक भावना में तब्दील हो जाती है। रानी नागमती की आवाज़ उस पूरे इतिहास के लोक आवाज़ बन जाती है। दोस्तों, नागमती एक आदर्श पत्नी है और पति के वियोग से बढ़कर उसके लिए कोई और दुख नहीं है, क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है और सबसे बड़े दुख की बात है कि वह एक दूसरी स्त्री के प्रेम में उसे छोड़कर चला गया है। उसके विरह वर्णन के लिए जायसी ने 12 मासे का सहारा लिया है, जो परंपरा से चली आ रही थी। 12 मासे के द्वारा कवि भिन्न भिन्न ऋतुओं में लोगों के विभिन्न मनोभावों का सूक्ष्म चित्रण करता है और इसके द्वारा जायसी ने प्रकृति का अत्यंत मनमोहक और मनोहारी चित्रण किया है। वही प्रकृति जो संयोग के क्षणों में अत्यधिक मंगलकारी और अच्छी लगती है, विरह की अवस्था में वे सभी दुखद हो जाती हैं और मार्मिक हो जाती हैं। ये दृश्य नागमती के लिए और भी कष्टप्रद हो जाता है जब चौमासे में रानी नागमती की दशा एक सामान्य स्त्री की भांति घर को व्यवस्थित करने और उसे ठीक करने को लेकर है। वह कहती है कि पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हौं बिनु नाह मंदिर को छावा। इसी प्रकार बरसात आने पे उसकी चिंता और भी बढ़ जाती है जब वह कहती है कि तन तिनौर भा झूरों खरी, भई बरखा दुख आगर जरी। इसके अलावा बरसे मेघ चुवई नय नाहा, छपर छपर होई रह बिनु नाहा, कोरो कहाँ ठाट नौ साजा, तुम बिनु कंत न छाजन छाजा। इस प्रकार अपने प्रिय के विरह में रानी नागमती के आंसुओं की धारा ऐसे हो जाती है जैसे मूसलाधार बारिश की जलधार हो। कवि कहता है कि बरिसे मघा झकोरी झकोरी, मोर दोई नैन चुवह जस ओरी। रानी नागमती कहती है कि जहाँ उसका पति गया है, लगता है वहाँ प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देखकर उसके पति को उसकी याद आए। नहीं पावस ओहि देश रे, ना हेमंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा, जे ही सुनिया वही कंत। इसके अलावा उसके विरह जन्य दुख और ताप का प्रतिबिंब बाहर प्रकृति में भी देखने को मिलता है। उसके विलाप का दृश्य बहुत ही हृदय विदारक है। कुहू की जस कोयल रोई, रकत आस घुंघची बन बोई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नागमती का वियोग उस चरम अवस्था में ऐसी स्त्री का वियोग है जिसको छोड़कर उसका पति दूर चला गया है। हिंदी साहित्य में विरह वियोग का ऐसा चित्रण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। यद्यपि वियोग वर्णन का स्वरूप सूरदास बिहारी आदि अनेक कवियों में मिलता है, लेकिन जायसी के नागमती का वियोग इतना जीवंत और वास्तविक लगता है कि उसमें कृत्रिमता की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। नागमती का वियोग वर्णन इतना मार्मिक और हृदयग्राही है कि आचार्य शुक्ल ने जायसी को त्रिवेणी के आसन तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, नागमती के वियोग वर्णन में कहीं कहीं ऊहात्मकता या अतिशयोक्ति दिखाई देती है, लेकिन यह ऊहात्मकता नागमती के विरह के प्रभाव को और बढ़ाती ही है। यह विरह तथा वियोग की पराकाष्ठा है, जहां पहुंचकर नागमती को समूची सृष्टि अपने विरह में साक्षी और शामिल मालूम पड़ने लगती है।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नागमती का वियोग वास्तव में एक रानी का वियोग है, लेकिन वह एक ऐसी साधारण स्त्री का वियोग बन जाता है जिसमें अभिजात्यता की नहीं वरन लोकपक्षीयता की भावना मौजूद है। उसका विरह भारतीय नारी के आत्मगौरव का वाहक है, जिसमें पति के बिना स्त्री अपने को अस्तित्वहीन मानती है। नागमती के माध्यम से जायसी ने मध्यकालीन स्त्री के एक ऐसे चरित्र की अभिव्यंजना की है जिसके साथ आम जन की संवेदना और सहानुभूति जुड़ जाती है और वह स्त्री अस्मिता और स्वाभिमान की प्रतीक बन जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण टॉपिक नागमती का वियोग वर्णन। इसके अंतर्गत हमने देखा नागमती का वियोग वर्णन क्या है और इसे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में अन्य किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।